Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello everyone and welcome back to the NCERT राइट सीरीज। तो देखना यहाँ पे इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं NCERT का। ओके, क्लास 11th एक्चुअली, क्लास 11th यूनिट हमारा 2 है। क्लियर है, अभी शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 1 हमने बेसिकली पढ़ लिया था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने थे, डाइवर्सिटी जो भी था उसमें प्रेजेंट। क्लियर है ना। तो यहाँ पे यूनिट 2 हम लोग शुरू करेंगे। अब यूनिट 2 में देखो पढ़ना क्या है। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। यानी अभी तक देखो हमने प्लांट्स एनिमल्स तो पढ़ लिए बहुत सारे। अब हम उन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर थोड़े बहुत जाकर और उसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, दैट इज जो टिश्यू है, ऑर्गन है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर है ना। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इन सभी चीज़ों को। तो इस यूनिट में हमारे पास टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 5th, 6th एंड द 7th। तो चैप्टर 5th में देखो क्या पढ़ेंगे हम। चैप्टर 5th में वी विल डील विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो एंजियोस्पर्म है ना। तो ये तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स हो जाते हैं और एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ लेना, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। क्लियर है। सो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी को ही मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के। देन द सेकंड चैप्टर दैट इज 6th नंबर, इट डील्स विद द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सेम एंजियोस्पर्म की ही यहाँ पे एनाटमी पढ़ेंगे, दैट मीन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ओके, या इंटरनल कैरेक्टर्स। क्लियर है ना। सो यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर जो होगा इसका, चैप्टर नंबर 7, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यानी कि यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन्स की बात करेंगे हम एनिमल्स के अंदर। ओके, सो प्लांट्स में हमें मेनली एंजियोस्पर्म को देखना है और उसके बाद एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। और इसमें बेसिकली टिश्यू वगैरह अब समझेंगे हम। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं, जैसे कि तुमने सुना होगा एपिथेलियल टिश्यू, जैसे एपिथेलियल होता है, जैसे तुम्हारा मस्कुलर होता है, जैसे तुम्हारा कनेक्टिव होता है। ओके, और जिस तरह से तुम्हारा नर्वस टिश्यू होता है। ओके, और इन सभी के साथ साथ हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले कॉकरोच को देखेंगे, इसके बाद हम अर्थवर्म को देखेंगे। ओके, और हम फ्रॉग को देखेंगे। तो इन 3 ऑर्गेनिज्म को हम एक तरह से डाइसेक्ट करके और उसके अंदर के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे इन सभी चीज़ को देखेंगे। तो इस पूरे यूनिट में हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, ये दोनों प्लांट से रिलेटेड है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हम ये चार टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे और ये 3 ऑर्गेनिज्म को अंदर चीर फाड़ करके, बेसिकली यहाँ चीर फाड़ तो नहीं करेंगे बट वही बेसिकली पढ़ेंगे, है ना, कि उसे डाइसेक्ट करके और उसके अंदर के जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, उसका कौन सा सिस्टम किधर प्रेजेंट है, कैसे वो रिस्पिरेशन कर रहा है, कैसे वो एक्सक्रीशन कर रहा है, कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसमें क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट है। तो इन सारे चीज़ों को ना डिटेल में देखेंगे, कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग को। क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं आगे। तो देखना इस चैप्टर के शुरुआत में अभी क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है थोड़ा सा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, समझ लोगे इसे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज मेड ओनली बाई ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ये जो भी डिस्क्रिप्शन था डिफरेंट लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मतलब कि यहाँ पे बनाया गया था। क्लियर है ना। थ्रू नेकेड आईज, जो भी हमें खुली आंखों से दिखता है वो। और फिर बाद में हमारे पास क्या आया, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस आ गए, लेंसेज आ गए। इसके बाद फिर माइक्रोस्कोप भी आ गया जो और भी चीज़ों को देखने लगा, है ना, जो माइन्यूट चीज़ों को भी देखने लग गया। तो बेसिकली जो भी ऑब्जर्वेशन था, जो भी हम ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, क्लियर है ना, आइदर हम खुली आंखों से देख रहे हैं या फिर हम मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहे हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। क्लियर है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट लाइफ फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देते थे कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है,
इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है, ये चीज़ एब्सेंट है, वॉट एवर। ओके, दिस डिस्क्रिप्शन मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर, और ये बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन था किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये किस चीज़ पे बेस्ड था, तो मेनली बेस्ड ऑन ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर, यानी उसकी जो बनावट है ना वो कैसी है। क्लियर है? कैसे? तो एक तो एक्सटर्नली और साथ ही साथ इंटरनली। क्लियर है ना? अंदर से एज वेल एज बाहर से। ओके, इन एडिशन ऑब्जर्वेबल एंड प्रेशराइज परसीवेबल, यानी ऑब्जर्व करने लायक और परसीव करने लायक, जैसे कि हम एक्सेप्ट करते हैं बेसिकली। लिविंग फेनोमेना वेयर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, तो जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं या जिसे परसीव कर सकते हैं लिविंग फेनोमेना को, उसे भी इस डिस्क्रिप्शन में शामिल किया गया। बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी और मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी की पहले की बात की गई है। फिजियोलॉजी समझते हो? जैसे तुम्हारा न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना, लाइफ प्रोसेसेस, दे आर एक्चुअली फिजियोलॉजी। ओके, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे भी 11th क्लास में, सबसे लास्ट यूनिट है हमारा। ओके, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी। Naturalists described only biology, hence biology remained as a natural history for a long time। तो यानी कि यहाँ पे जो नेचुरलिस्ट थे वही सिर्फ बायोलॉजी को डिस्क्राइब करते थे, तो इट रिमेन्ड एज ए नेचुरल हिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। द डिस्क्रिप्शन बाई इट सेल्फ वॉज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, तो खुद में ही अमेजिंग था। ओके, वाइल द इनिशियल रिएक्शन ऑफ ए स्टूडेंट could be boredom, one should keep in mind that the detailed description was utilized in the latter day reductionist biology where living processes drew more attention, जहाँ पे कि जो भी फिजियोलॉजी था उसे ज़्यादा महत्व मतलब देने लग गए हम लोग। क्लियर है ना? फ्रॉम साइंटिस्ट दैन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड देयर स्ट्रक्चर, तो उसके लाइफ फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर कैसा है उससे ज़्यादा हमने वैल्यू किसे दिया, तो हमने वैल्यू देना शुरू कर दिया फिजियोलॉजी को। दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, सर्कुलेशन कैसे कर रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस थे ना उनमें कौन कौन से सेल, टिश्यू, ऑर्गन इन्वॉल्व है और कैसे कैसे वो प्रोसेस चल रहा है, इन सब चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। हैंस दिस डिस्क्रिप्शन बिकम मीनिंगफुल, और ये डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, तो अब ज़्यादा मीनिंगफुल होता चला गया एंड हेल्पफुल इन फ्रेमिंग रिसर्चेस क्वेश्चंस इन फिजियोलॉजी। तो यानी कि ये बेसिकली फिजियोलॉजी और साथ साथ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक तरह से इसने अपना योगदान किया। क्लियर है ना? इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, अब इस यूनिट में जो 3 चैप्टर हैं, क्लियर है ना, तो उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फेनोमेना इज डिस्क्राइब, तो उसके फिजियोलॉजिकल और साथ साथ उसके बिहेवियर वाइज जो भी फेनोमेना है उसे डिस्क्राइब किया गया है। फॉर कन्वीनियंस दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर, मोर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल फीचर, एनाटॉमिकल मीन्स इंटरनल फीचर, क्लियर है ना, इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल के लिए ये दो चीज़ क्या किया गया, तो अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर है ना? ताकि क्या हो, तो पढ़ने में आसानी हो। क्लियर है ना? हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, चैप्टर शुरू करने के पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज़ कैथरीन इसाऊ, जो जन्म ली थी 1898 में एंड जिनका देहांत हुआ था 1997 में। सो कैथरीन इसाऊ वॉज बॉर्न इन यूक्रेन इन 1898। सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रसिया, एग्रीकल्चर की पढ़ाई की रसिया में एंड जर्मनी, एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931। ओके, इन यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली। ओके, यानी कि पीएचडी करा इन्होंने। ओके, सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू ए प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। इन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट में पब्लिश किया कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो कैसे फैल रहा है प्लांट में, तो फूड के थ्रू फैल रहा है, जो फ्लोएम फूड को लेकर जा रहा है। देखो, जाइलम फ्लोएम तो समझते हो कि जाइलम तुम्हारा वाटर मिनरल कंडक्ट करता है, फ्लोएम तुम्हारा फूड कंडक्ट करता है। तो जो फूड को कंडक्ट कर रहा है फ्लोएम,
उसी के थ्रू ये वायरस का भी कंडक्शन हो रहा है और यहाँ पे डिजीज हो रहा है। ओके, डॉक्टर साउज प्लांट्स एनाटमी पब्लिश्ड इन 1954, इन्होंने बेसिकली प्लांट एनाटमी पब्लिश किया 1954 में। टुक ए डायनामिक डेवलपमेंटल अप्रोच टू डिजाइन टू enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide। तो इन्होंने जो पब्लिश करा बेसिकली प्लांट एनाटमी, इस बुक ने बेसिकली या इस पब्लिश्ड बुक ने बेसिकली क्या किया, तो पूरे वर्ल्ड पे एक इम्पैक्ट डाला। ओके, लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट ए रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन। ओके, द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स बाई कैथरीन इशाउ was published in 1960। तो पहले उन्होंने 1954 में प्लांट एनाटमी पब्लिश किया, फिर 1960 में एक और पब्लिश किया, दैट इज एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स। ओके, इट वाज रेफर्ड टू एज द वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ओके, यानी कि प्लांट बायोलॉजी के ये वेबस्टर माने गए हैं ये पब्लिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रेजेंट था। जैसे इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, इट इज़ इंसाइक्लोपेडिक। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब कि जहाँ पे कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन लगभग प्रेजेंट हो। ओके, सो इस बुक में बेसिकली एनाटमी ऑफ सीड प्लांट में जो कैथरीन इशाउ ने लिखा था, पब्लिश किया था 1960 में, इसमें क्या था, तो सारे ही इंफॉर्मेशन लगभग प्रेजेंट थे। सो इट वाज लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया। इन 1957 शी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी साइंस। कब सिलेक्ट किए गए हैं, तो 1957 में। ओके, बिकमिंग द 6th वुमेन टू रिसीव दैट ऑनर। ओके, सो इन्हें सेलेक्ट किया गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के थ्रू। ओके, और ये छठी महिला बनी जिन्होंने ये ऑनर प्राप्त करा। इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड से रिसीव्ड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989। तो इन्होंने 1989 में जॉर्ज बुश से नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी प्राप्त करा। ओके, व्हेन कैथरीन इशाउ डाइड इन द ईयर 1997, पीटर रेवन, दैट इज जो कि डायरेक्टर थे ऑफ एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी मिसूरी बोटेनिकल गार्डन के, remembered that they absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99। Remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99। यानी मरते मरते दम तक भी ये क्या कर रही थी, तो अपना योगदान दे रही थी, कहाँ, तो प्लांट बायोलॉजी में। ओके, यानी कि जिसे हम बोटनी बोलते हैं बेसिकली, क्लियर है ना, प्लांट बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, तो बोटनी बोलते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो इन्होंने बेसिकली पब्लिश किया था प्लांट एनाटमी, कब, तो 1954 में। देन एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इशाउ पब्लिश्ड इन 1960, जो कि क्या था, तो वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया था, क्लियर है ना। और 1957 में शी वाज इलेक्टेड फॉर द नेशनल एकेडमी साइंस, और ये छठी महिला बनी टू रिसीव दिस ऑनर। और फाइनली नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन्होंने प्राप्त किया जॉर्ज बुश से 1989 में, क्लियर है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 5, यूनिट सेकेंड का ये सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और द नेम ऑफ चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें देखो हम पढ़ेंगे क्या क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ही पढ़ेंगे बेसिकली, लाइक रूट्स पढ़ेंगे, स्टीम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, अभी अरेंजमेंट वगैरह होता है इनफ्लोरेसेंस का मतलब, तो उसे भी पढ़ेंगे। फ्लावर्स पढ़ेंगे, फ्रूट्स पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे। इसके बाद सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के ना डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, जैसे कि उनमें पेटल, सेपल यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सभी का ना एक सिंबल हम लोग बेसिकली डिसाइड करेंगे यहाँ पे, और फाइनली उस सिंबल के थ्रू उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्लियर है ना। और फाइनली डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज, और कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज का भी डिस्क्रिप्शन समझेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना। तो और यहाँ से समझ के चलो कि मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं, क्लियर है ना, नीट वाले एग्जाम में। तो ये चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे इसे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स
will never fail to fascinate us, okay, even though the angiosperm shows such a large variety of external structure or morphology. External structure को ही morphology बोल रहे हैं. They are all characterized by presence of root, stem, leaf, flower and fruit. तो यहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी बहुत सारा है, क्लियर है ना, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये सारी चीज़ें कॉमन है तुम्हारे एंजियोस्पर्म में, क्लियर है ना. जबकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की अगर बात करें, ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, लाइक रूट, स्टीम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इन सभी चीज़ों की तो अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिटी देखने को तुम्हें मिलेगा, बट स्टिल ये सारे चीज़ों का प्रेजेंस होना क्या है, तो यहाँ पे एक तरह से कॉमन कैरेक्टर है, क्लियर है ना. इन चैप्टर 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी. For any successful attempt at classification and at understanding at any higher plant or for that matter any living organism, we need to know, हमें ये जानना होगा स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स. स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स समझने होंगे एंड स्टैंडर्ड डिफिनीशन समझने होंगे. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस. कुछ पॉसिबल वेरिएशंस जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में, एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी वेरिएशंस हैं उन्हें भी समझना होगा. फॉन्ड एज एडप्टेशन, जो कि एडप्टेशन की तरह पाया जा रहा है, जैसे कि कुछ मॉडिफाइड लीव्स भी होते हैं, कुछ मॉडिफाइड स्टीम होते हैं, कुछ मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिसका फंक्शन अलग हो जाता है. तो वही चीज़ है फॉन्ड एज एडप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट, जो कि उसके इन्वायरमेंट में क्या है, तो एक तरह से एडप्टेशन के फॉर्म में डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में चेंजेज आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं. ओके, लाइक एडप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज. समझते ही होगे, प्रोटेक्शन के लिए देखते होगे बहुत सारे प्लांट्स में थॉर्न्स आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं ना. क्लाइंबिंग के लिए तुमने देखा होगा, बेसिकली क्लाइंबर्स प्लांट्स में तुम्हारे टेंड्रिल्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं. यहाँ पे तुम्हारे टेंड्रिल्स ग्रो कर जाते हैं. ओके, सो टेंड्रिल्स किसका मॉडिफिकेशन है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे. स्टोरेज में जैसे तुमने देखा होगा स्वीट पोटैटो है ना, तो स्वीट पोटैटो में स्टोरेज के लिए ये मॉडिफाइड होते हैं बेसिकली. ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके यहाँ पे. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, वीड समझ रहे हो, छोटा सा प्लांट बेसिकली. ओके, कोई भी वीड को ज़मीन से उखाड़ो, यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स. तो सभी के पास रूट होंगे, स्टीम होंगे एंड साथ साथ लीव्स होंगे. ओके, दे मे बी बियरिंग फ्लावर, फ्लावर हो भी सकते हैं और फ्रूट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर है ना. वो डिपेंड करेगा कि किस स्टेज में उसे उखाड़ रहे हो, है ना. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम. तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर है उसे हम बोलेंगे रूट सिस्टम. वाइल द पोर्शन एबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के ऊपर है, उसे हम बोलेंगे शूट सिस्टम. यहाँ पे देखो एक फिगर से समझाया गया है, तो यहाँ पे देख लो, दिस वन इज़ द रूट सिस्टम. नीचे वाला तुम्हारा क्या है, तो यहाँ रूट सिस्टम है और यहाँ तुम्हारा शूट सिस्टम है. रूट सिस्टम में देखो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिल रहा है. प्राइमरी रूट वो होता है जो एक मेन रूट यहाँ से ग्रो करता है ज़मीन के पास से, क्लियर है ना. ये देखो मेन रूट जो कि नीचे की ओर जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, है ना, इस तरीके से. यानी अगर ये ग्राउंड है तो इस तरीके से एक मेन रूट होगा जो ऐसे नीचे की ओर चलता चला जाएगा, क्लियर है ना. और बाकी क्या होंगे, तो बाकी साइड से इस तरीके से रूट्स निकलते रहेंगे, क्लियर है ना. तो ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी रूट हो जाएंगे. फिर टर्सरी रूट्स भी होते हैं, अलग अलग डिग्री वाले रूट्स होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना. शूट सिस्टम की बात करें तो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टीम है, लीफ है, यहाँ पे नोड, इंटरनोड है. नोड समझते हो, नोड देखो जहाँ से ये तुम्हारा लीफ निकल रहा है ना, जो पार्ट जहाँ पे एक छोटा सा ये देखो बड भी प्रेजेंट होता है ना. सो इसी को हम बोलते हैं नोड एक्चुअली, इस पोजीशन को. ओके, तो यहाँ एक नोड हुआ और एक नोड यहाँ हुआ. ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देख लें, सो दैट विल बी इंटरनोड. उसी तरह से यहाँ देखो एक नोड यहाँ हुआ, दूसरा नोड यहाँ हुआ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, तो इंटरनोड हो गया, क्लियर है ना. एंड दिस वन इज द बड. तो जहाँ भी तुम्हारा नोड प्रेजेंट होगा वहाँ पे एक छोटा सा बड प्रेजेंट होगा. बड एक्चुअली क्या होगा,
तो बड तुम ऐसा समझ सकते हो एक डिवाइडिंग टिश्यू होगा जो कि दैट विल गिव राइज टू ब्रांचेस एक्चुअली, और यू कैन से ब्रांचेस नहीं एक्चुअली, ये फ्लावर्स फ्रूट्स बेसिकली ये बनाएंगे। क्लियर है ना? सो वो तुम्हारे बर्ड्स होंगे। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या है? तो रूट पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक, एंड दैट इज़ रूट एक्चुअली। ओके, सो रूट में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले समझते हैं, और यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट मैं करूँ उसे ध्यान से देखोगे। क्लियर है ना? वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे। क्लियर है? या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटाइलिडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो यहाँ पे अगर डाइकॉट की बात करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलोंगेशन होगा किसका? तो रेडिकल का, और ये क्या बनाएगा? तो प्राइमरी रूट बनाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ होते हैं हमारे बेसिकली सीड में। द फर्स्ट इज कॉल्ड प्लूमुल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रेडिकल। ये दो चीज़ याद रखना है तुम्हें। सो प्लूमुल जो होता है ये आगे जाकर सूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल जो होता है ये तुम्हारा रूट सिस्टम बनाता है। इतना याद रखोगे। ओके, और अगर डाइकॉट की बात करें तो जो रेडिकल होते हैं वो डायरेक्ट इलोंगेट कर जाते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस वन इज द बेसिकली डायरेक्ट इलोंगेशन। ये देखो इस तरीके से इलोंगेट करता जा रहा है। क्लियर है ना? और साइड से तुम्हें थोड़े बहुत लेटरल यहाँ पे रूट्स देखने को मिल रहा है। सो दिस वन इज द मेन रूट, और इसी को हम प्राइमरी रूट भी बोल रहे हैं। क्लियर है ना? विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर चलता चला जाता है। इट बियर्स लेटरल रूट्स। तो ये मेन रूट को ही क्या बोला हमने? तो मेन रूट को हमने बोला प्राइमरी रूट। ओके, और बाकी सब तुम्हारे सेकेंडरी या लेटरल रूट्स हो गए। क्लियर है ना? तो ये हो गया तुम्हारे लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी, टर्सरी, एटीसी। सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। क्लियर है? नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री रूट्स ये सब हो गए। ओके, सो लेटरल रूट्स में तुम्हारे सेकेंडरी आ गए और टर्सरी आ गए बेसिकली। क्लियर है ना? तो मेन रूट तुम्हारा कौन हो गया? जो रेडिकल जो है वो डायरेक्टली इलोंगेट किया जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर, और वो अंदर ही अंदर चलता चला गया। सो दिस वन फॉर्म्स द मेन रूट और दिस इज द प्राइमरी रूट। ओके, और प्राइमरी रूट के साइड में लगे होंगे तुम्हारे सेकेंडरी और टर्सरी रूट, जिन्हें हम लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस। जो प्राइमरी रूट्स होते हैं और साथ ही साथ उसके जो ब्रांचेज होते हैं दैट इज लेटरल रूट। क्लियर है ना? ये कंस्टिट्यूट करेगा तुम्हारा टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होगा? तो टैप रूट सिस्टम में याद रखना है कि एक प्राइमरी रूट होगा तुम्हारा, एक मेन रूट होगा जो कि ज़मीन के अंदर बिल्कुल चलता चला जाएगा, और उससे ढेर सारे मतलब अलग अलग ऑर्डर के तुम्हारे लेटरल रूट्स निकले होंगे लाइक सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, तो ये समझ गए। एज सीन इन द मस्टर्ड, तो यहाँ पे जो भी डाइकॉट होंगे वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, लाइक तुम्हारा मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गए। तो डाइकॉट में तुम्हारा क्या दिखने वाला है? तो डाइकॉट में तुम्हारा दिखने वाला है टैप रूट सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बना, टैप रूट सिस्टम। ओके, सो डाइकॉट में तुम्हारा क्या दिखेगा? टैप रूट सिस्टम। ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, याद करो। डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम दिखता है, और डाइकॉट में साथ ही साथ तुम्हारा दिखता है रेटिकुलेट वेनेशन। याद आ रहा है कुछ? यहीं पे तो तुम्हारा दिखता है ना रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, जिसमें मिडरिव और वेन्स जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। आगे बढ़ें। अब मोनोकॉट की बात करते हैं। तो इन मोनोकोटाइलिडोनस प्लांट, अगर मोनोकॉट प्लांट की बात करते हैं तो द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होगा वो क्या होगा? तो शॉर्ट लिव्ड होगा एंड रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये जो रूट होंगे कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे? तो ये जो रूट्स होंगे दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम। स्टीम के बेस से ओरिजिनेट करेगा, और ये कंस्टिट्यूट करेगा तुम्हारा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या याद रखना है तुम्हें कि मोनोकॉट में कैसा है? तो फाइब्रस रूट सिस्टम है। क्लियर है ना?
और ये रूट सिस्टम जो है ये कहाँ से मतलब कि ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये बेस ऑफ द स्टीम से ओरिजिनेट कर रहा है, जिसमें तुम्हारे जो प्राइमरी रूट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। प्राइमरी रूट्स क्या होते हैं, तो कम समय के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उसे फिर रिप्लेस कर दिया जाता है। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड and replaced, okay, by a large number of roots, and these roots originate from the base of stem and constitute the fibrous root system। तो fibrous root system तुम्हारा कहाँ देखने को मिलेगा, तो मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें पैरेलल वेनेशन भी देखने को मिलता है, अगर तुम्हें याद हो तो। ओके, आगे देखते हैं एज सीन इन द वीट प्लांट। तो वीट प्लांट तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा एक मोनोकॉट प्लांट है। क्लियर है ना। मोनोकॉट डाइकॉट तो समझते होगे ना, जहाँ पे 2 कोटाइलिडोन्स हो तो इन्हें हम डाइकॉट बोलेंगे, और जहाँ पे सिंगल कोटाइलिडोन हो इन्हें हम मोनोकॉट बोलेंगे। ओके, तो डाइकॉट में क्या हो गया, तो यहाँ हो गया तुम्हारा टैप रूट। मोनोकॉट में क्या हो गया, तो यहाँ हो गया तुम्हारा फाइब्रस रूट। डाइकॉट में तुम्हारा क्या हो गया, तो रेटिकुलेट वेनेशन, ये भी याद रखना। मोनोकॉट में क्या हो गया, तो तुम्हारा हो गया पैरेलल वेनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास दैट इज मॉन्स्टेरा एंड द बैनियन ट्री। तो यहाँ पे कुछ ग्रास दिए गए हैं लाइक मॉन्स्टेरा और साथ ही साथ बैनियन ट्री। रूट्स अराइजेज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। ये रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से ये रूट निकल रहा है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, तो एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। क्लियर है ना। यहाँ पे देखो, तुम्हें फिगर में भी दिख रहा होगा, ये देखो दिस वन इज द टैप रूट सिस्टम। यहाँ पे देखो ये फाइब्रस रूट सिस्टम है, जहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे तुम्हें मेन ऐसा रूट नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है ना, बिकॉज दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई ए नंबर ऑफ रूट्स जो कि स्टीम के बेस से बेसिकली ग्रो किया है। ओके, और यहाँ देखो तुम्हें प्लांट के ऊपर ऊपर स्टीम वाले रीजन में दिख रहा है। क्लियर है ना। तो ये एक तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट हो गया। आगे बढ़े। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, तो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, साथ साथ मिनरल्स है फ्रॉम द सॉइल, एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। एंकरेज करने का मतलब कि सॉइल में ना प्लांट को पकड़ के रखता है। क्लियर है। तो ताकि मतलब बड़े बड़े प्लांट भी देखते होगे ना, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। क्लियर है ना। अगर अगर एंकरेज नहीं हो तो वो प्लांट गिर जाएगा। क्लियर है ना, सही से खड़ा नहीं रह पाएगा। और साथ साथ स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ये काम भी है कि फूड मटेरियल स्टोर करता है, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पे फंक्शन क्या क्या हो गया, एक बार फिर से देख लोगे फंक्शन एक बार। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहला प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज। ओके, आगे स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, एंड द सेकंड एंड द थर्ड वन इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और यहाँ पे एक और छूट गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन दिए गए हैं, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद प्लांट को एंकरेज देगा, मीन्स होल्ड करके रखेगा, देन रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करेगा, और साथ साथ कुछ कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हॉर्मोन्स, जैसे कि प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये प्लांट हॉर्मोन्स भी सिंथेसाइज करेगा। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखते हैं रीजन्स ऑफ द रूट, यानी रूट के क्या क्या रीजन्स होते हैं। ओके, देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। देखो एपेक्स मीन्स बेसिकली जो एंड पार्ट होता है। क्लियर है ना। तो एंड पार्ट पे क्या होता है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि बेसिकली एक साइड से कवर्ड होना। ये देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हें थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जैसे सेविंग मशीन होता है तो देखते हो थंब में बेसिकली एक स्ट्रक्चर पहनते हैं हम स्टील का, जो कि हमें बेसिकली सुई चुभने से बचाता है। क्लियर है ना। तो एक साइड वो क्या होता है, मुड़ा सा होता है, कवर्ड होता है इस तरह से, और एक साइड ओपन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज कॉल्ड ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे एपेक्स वाला जो पार्ट है, इंड पार्ट है, वो क्या है, तो रूट कैप से
कवर्ड है, ओके। देन इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एट इट्स मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। इसका रूट कैप का अगर फंक्शन देखो यहाँ पे क्या है, तो ये क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। यानी कि ये जो एपेक्स वाला रीजन होता है, ये जो तुम्हारा एपेक्स वाला रीजन होता है, ये जैसे जैसे सॉइल में अंदर की ओर जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि ये नीचे की ओर बेसिकली ये ग्रोथ कर रहा है। सो ये जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा सॉइल में, तो ये क्या है, बिल्कुल ही टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसको क्या करेगा ना, एक तरह से प्रोटेक्शन देगा, क्लियर है ना। अ फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट कैप, रूट कैप के जस्ट थोड़े बहुत मिलीमीटर के बाद हमें देखने को मिलता है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। यहाँ देखो दिया गया है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो तुम्हें पता होगा कि मेरिस्टमेटिक सेल जो होते हैं वो बेसिकली डिवीज़न करते हैं, तो इसे हम रीजन ऑफ डिवीज़न भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना। इसे हम बोल सकते हैं रीजन ऑफ डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, तो सेल डिवीज़न होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो सेल डिवीज़न होगा। इस बात को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। इस रीजन में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, तो बहुत ही छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ओके। यहाँ पे लिख सकते हो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो होता है, दिस वन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ओके। सो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म कैसा है, तो डेंस है। दैट मीन्स कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देख लो यहाँ पे हो रहा है सेल डिवीज़न, और अगर तुम न्यूट्रिशन से यहाँ पे बेसिकली अगर कमी कर दोगे तो फिर सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा ना सही तरीके से। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, तो स्मॉल सेल, थिन वॉल्ड और साथ ही साथ डेंस प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे, ओके। दे डिवाइड रिपीटेडली, ये बार बार डिवीजन करता है, क्लियर है ना। सो दिस रीजन इज ऑल्सो known for cell division activity. The cells proximal to this region, यानी जस्ट इसके और ऊपर बढ़ते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होगा, तो undergoes rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in the length. तो इसके जस्ट ऊपर ये देखो रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो रैपिड इनलार्जमेंट होगा, रैपिड इलोंगेशन होगा, क्लियर है ना। और इस वजह से ही मेनली जो रूट का जो लेंथ बढ़ता है ना, वो किसकी वजह से, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से, क्लियर है ना। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट्स, एक्चुअली क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे इलोंगेशन होगा, ओके, या इलोंगेशन की बोल दें, या फिर इनलार्जमेंट होगा, ओके। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ तक क्लियर है। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स हैं ये धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैच्योर करेगा। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो इसके बाद तुम्हारा क्या मिल जाता है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे क्या है, तो जो सेल है ना इलोंगेशन रीजन वाले, यहाँ पे जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ये डिफ्रेंशिएट करेगा, क्लियर है ना, एंड दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन, एक्चुअली क्लियर है। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे जो कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में प्रेजेंट है, उसके डिफ्रेंशिएटेड सेल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन में, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है बेसिकली, ओके। फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cell form very fine and delicate thread like a structure called root hair. important क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझना, कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में से, रीजन ऑफ मैचुरेशन में से यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल पतले पतले डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोल रहे हो, तो रूट हेयर बोल रहे हो, वो निकलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तुम्हें कि रूट हेयर कौन से जोन से निकलता है, तो क्या आंसर करोगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी तुमसे पूछा गया है, क्लियर है ना, यानी ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि रूट हेयर कहाँ से ग्रो करता है। तो याद रखना है रीजन ऑफ मैचुरेशन, चार ऑप्शन होगा, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। सो द आंसर विल बी रीजन ऑफ मैचुरेशन। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर, इसका फंक्शन क्या है, तो ये तुम्हारा एब्जॉर्ब करेगा वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से जो भी
एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है वो किसका है, तो ये जो तुम्हें छोटे छोटे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे ना, तो इन्हीं का काम है। जो कहाँ ग्रो करता है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में ग्रो करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम बात करते हैं अंदर से बाहर की ओर, तो देखो सबसे पहले हमारे पास रूट कैप है, देन हमारे पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या जहाँ पे डिवीजन हो रहा है वो है, देन हमारे पास नंबर थर्ड इलोंगेशन है, देन हमारे पास नंबर फोर्थ मैचुरेशन है। और मैचुरेशन वाले से ही तुम्हारा क्या निकल रहा है, तो रूट हेयर्स निकल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम मोडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो रूट्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस के लिए बेसिकली मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड करने का मतलब कि रूट में बेसिकली थोड़े बहुत चेंजेस आ जाने। क्लियर है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप, चेंज कर लेगा अपना शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो कंडक्शन और एब्जॉर्प्शन जो उसका मेन फंक्शन है, उसको उसके अलावा कोई दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये क्या होगा, तो अपने शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, रूट का। सो दैट्स वाई वी विल कॉल इट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एक्चुअली। ओके, सो दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, और एग्जाम्पल के साथ तुम्हें याद रखना है। तो मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट के लिए यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, एंड साथ ही साथ रेस्पिरेशन के लिए। तो तीन चीज़ के लिए यहाँ पे रूट का तुम्हें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला तुम्हें सपोर्ट के लिए, दूसरा तुम्हें स्टोरेज के लिए, और तीसरा तुम्हें रेस्पिरेशन पर्पस के लिए। यानी कि देखो, सपोर्ट, स्टोरेज और रेस्पिरेशन ये तुम्हारा रूट का नॉर्मल फंक्शन नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। क्लियर है ना। तो रूट में क्या हुआ, उसके शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं और वो मॉडिफाई हो गया टू परफॉर्म अदर फंक्शंस जो उसके नॉर्मल फंक्शंस में नहीं है। एंड दीज फंक्शंस आर हियर सपोर्ट, स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन। अब कहाँ कहाँ होता है, तो देखते हैं यहाँ पे। टैप रूट ऑफ कैरेट, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, टैप रूट किसका, कैरेट का, टर्निप का, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि स्वीट पोटैटो का जो रूट होता है वो एडवेंटिशियस रूट होता है। क्या होता है, तो एडवेंटिशियस रूट होता है तुम्हें स्वीट पोटैटो में। क्लियर है। तो एडवेंटिशियस रूट होता है स्वीट पोटैटो में, जो कि बेसिकली तुम्हारा मॉडिफाइड होता है बेसिकली स्टोरेज पर्पस के लिए। क्लियर है ना। तो वो यहाँ पे देखेंगे अब हम आगे। बस यहाँ पे याद रखना कि ये एडवेंटिशियस रूट होता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। सो दे गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। तो फूड स्टोर कौन कौन कर रहा है, तो सबसे पहला तुम्हारा टैप रूट स्टोर कर रहा है। क्लियर है ना। सबसे पहला देखो टैप रूट तुम्हारा किसका, कैरेट का और टर्निप का, और साथ ही साथ एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। यहाँ पे देखो सबसे पहले एक वर्ड आया एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, तो पीछे तो तुम पढ़े थे बेसिकली। क्लियर है ना। जो तुम्हारे रेडिकल से ना ग्रो हो, क्लियर है ना, वो तुम्हारे एडवेंटिशियस रूट कहलाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो रूट्स होते हैं बेसिकली ये रेडिकल से ना ग्रो होके किसी दूसरे पार्ट से ग्रो होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। जैसे बैनियन में भी तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट होता है जो कि सपोर्ट के लिए यहाँ पे बनता है। क्लियर है ना। तो वहाँ पे भी एडवेंटिशियस रूट ही होता है, यानी कि यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो एडवेंटिशियस रूट ऑफ बैनियन। तो बैनियन ट्री जो होता है इसमें भी एडवेंटिशियस रूट होता है, और स्वीट पोटैटो में भी तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो होता है ये मॉडिफाइड होता है तुम्हारे किस पर्पस के लिए, तो ये तुम्हारा मॉडिफाइड होता है स्टोरेज के लिए। क्लियर है। और ये तुम्हारा मॉडिफाइड होता है किसके लिए, तो सपोर्ट के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद क्या बोल रहा है, कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल, जैसे कि तुम्हारा पोटैटो हो जाता है, जैसे कि तुम्हारा टर्निप दिया ही है, जैसे तुम्हारा ये एक तो पोटैटो, दूसरा स्वीट पोटैटो भी हो गया तुम्हारा। क्लियर है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि स्टोर करता है क्या
Have you ever wondered what those hanging structure that support a banyan tree? They are called prop root. तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे these are called prop root. तो prop root भी क्या है, तो ये adventitious root में ही आ रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो ये banyan tree में कौन सा रूट है, तो यहाँ पे है तुम्हारा prop root, क्लियर है ना। तो बैनियन ट्री में तुम्हारा प्रॉप रूट है जो कि क्या कर रहा है, तो सपोर्ट करने का काम कर रहा है, क्लियर है ना। सिमिलरली द स्टीम ऑफ मेज एंड सुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टीम, दीज आर कॉल्ड स्टील रूट। तो यहाँ पे फिर से एक पॉइंट है, ये भी लिख लोगे, एक मिनट। द स्टीम ऑफ मेज एंड शुगर केन, मेज यानी मक्के में और शुगर केन में भी अगर देखें तो उसके जो स्टीम्स होते हैं दे हैव सपोर्टिंग रूट्स, कुछ सपोर्टिंग रूट्स होते हैं कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टीम, दीज आर कॉल्ड स्टील रूट। देखते होगे मेज में बेसिकली कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता होगा तुम्हें, देखो मैं कहाँ बना दूँ, चलो मैं इधर देखो बनाता हूँ तुम्हारा, चलो नीचे में बना देता हूँ। तो ये जो है ना, मान लो यहाँ से ग्राउंड है, क्लियर है, तो नीचे वाले नोड से इस तरह से तुम्हें छोटे छोटे इस तरह से रूट्स निकले होंगे जहाँ तहाँ, क्लियर है। तो ये भी तुम्हारा एक तरह से सॉइल को होल्ड करके रखे हुए होता है शुगर केन में और मेज में, सो दे आर कॉल्ड स्टील रूट, ओके। तो स्टील रूट भी तुम्हारा क्या फंक्शन कर रहा है एक तरह से, तो स्टील रूट भी तुम्हारा सपोर्ट का ही फंक्शन कर रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे स्टील रूट का भी काम हो गया सपोर्ट। इन सम प्लांट्स लाइक राइजोफोरा, राइजोफोरा की अगर बात करते हैं तो ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर ग्रो कर जाते हैं। ये बेसिकली कौन से एरिया में ग्रो करते हैं, स्वैम्पी एरिया, जैसे कि दलदल वाले एरिया होते हैं, क्लियर है ना, वहाँ पे ग्रो करते हैं। और साथ साथ सैलिनिटी जहाँ होती है बेसिकली, या इसे बेसिकली हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, क्लियर है ना। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, ओके। सो हेलोफाइट्स बेसिकली ये तुम्हारे प्लांट्स हो गए, राइजोफोरा उसी का एक एग्जांपल है। तो ऐसे रूट को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे रूट को हम बोलेंगे न्यूमैटोफोर। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्लियर है ना। न्यूमैटोफोर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो न्यूमैटोफोर जरूर याद रखना। ये क्या है, तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन यानी कि इनटेक करने में यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्लियर है ना। फिगर 5.5 बी यहाँ पे देखो दिखाया गया है, चलो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये वाला फिगर, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हो तुम्हें निकला हुआ है ढेर सारा, और ये क्या है, तो ग्राउंड से बाहर आ गया है, और ये बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। सो दीज आर द न्यूमैटोफोर्स, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली फिगर दिया गया है तुम्हारा, मोडिफाइड रूट फॉर स्टोरेज। सबसे पहले ये स्टोरेज का काम कर रहा है, एस्प्रेगस। देन सेकंड तुम्हारा ये तीनों के चारों टर्निप भी, कैरेट भी और स्वीट पोटैटो भी, ये सारे के सारे तुम्हारे स्टोरेज का ही काम कर रहा है। और रेस्पिरेशन के लिए तुम्हारा क्या है, तो राइजोफोरा का न्यूमैटोफोर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, इसे याद रख लेना, जैसे प्लांट से रिलेटेड टर्म्स है बेसिकली। ईपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट के सरफेस पे ग्रो करता है और वो अपना न्यूट्रिशन एयर वगैरह से लेता है, एयर से और मॉइस्चर से, क्लियर है ना। ये अपना न्यूट्रिशन एयर और मॉइस्चर से लेता है, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं, जीरोफाइट्स वो होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, क्लियर है ना। देन मीजोफाइट्स वो होते हैं जहाँ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर यानी टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं बेसिकली, जो नॉर्मल लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी तरफ प्रेजेंट होते हैं, ओके। देन हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सलाइन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तुम्हारा ये न्यूमैटोफोर वाला यानी राइजोफोरा भी क्या है, तो एक हेलोफाइट्स ही है, क्लियर है। इसके बाद हाइड्रोफाइट्स वो होता है जो वाटर में ग्रो करता है। देन शैमनोफाइट्स वो होते हैं जो सैंडी एरियाज में ग्रो करते हैं, क्लियर है। तो इतना टर्म्स तुम याद रखोगे अलग से, ओके। यहाँ तक समझे। अभी आप देखो कुछ क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसे। तो रूट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो न्यूमैटोफोर सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास जो कि 2000 में पूछा गया है, ओके। सो दीज आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाएंगे, देखना, द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्सी एंड सलाइन लेक, बिल्कुल सही है यहाँ पे। देन आगे देख लेते हैं, द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन एसिडिक सॉइल का कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में। जीरोफाइट्स यानी डेजर्ट प्लांट में नहीं होता है, ना ही ईपीफाइट्स में होता है जो कि किसी सरफेस पे ग्रो करते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, इन ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन of root starting from the tip upward
द 4 जोन्स अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी ऊपर की ओर जाते हुए, ये जो देखो इस तरीके से तुम्हारा जो रूट था ना, नीचे में तुम्हारा रूट कैप था, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए तुम्हें कौन कौन से जोन दिखते हैं। तो सबसे पहला तो तुम्हारा रूट कैप दिखता है, तो देखो ये दोनों तो आंसर तुम्हारा बनेगा नहीं, क्लियर है। तो रूट कैप इसमें भी है, इसमें भी है। रूट कैप के बाद याद करो तुम्हारा मिलता था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दैट इज सेल डिवीजन, तो चलो ये दोनों सही है, ओके। इसके बाद तुम्हारा मिलता था इनलार्जमेंट वाला सेल, जो बड़ा कर रहा था, सो दैट इज सेल इनलार्जमेंट, देखो ये मैचुरेशन आ गया। इसके बाद सबसे लास्ट में होता था सेल मैचुरेशन, जिससे तुम्हारा क्या निकलता था, जिससे निकलता था रूट हेयर्स, याद आ रहा है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्लियर है ना, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। तो देखो रूट का तो एक सिग्निफिकेंट रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा वाटर है जो कि एक्वेटिक हो, जो ऐसा प्लांट हो, बेसिकली वाटर नहीं, एक ऐसा प्लांट हो जो एक्वेटिक प्लांट हो, क्लियर है। तो इसमें जो रोल होता है रूट का, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, तो एक तरह से लिमिटेड हो जाता है, यानी कि उसका रोल उतना सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता है, अब क्लियर है ना, जितना कि टेरेस्ट्रियल वाले में होता है। सो यहाँ पे देख लो व्हीट, सनफ्लावर और पी, ये तीनों के तीनों टेरेस्ट्रियल है तुम्हारे। पिस्टिया क्या है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ये क्या है, तो एक एक्वेटिक प्लांट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, देखो क्वेश्चन आ गया ना, कहाँ से आ रहा था, रीजन ऑफ, कहाँ से, तो मैचुरेशन से, जो कि सबसे लास्ट रीजन था। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ओके। रूट कैप से बिल्कुल नहीं, इलोंगेशन, देखो रूट कैप के बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आता है, देन इलोंगेशन, देन मैचुरेशन, और मैचुरेशन वाले से ही तुम्हारा क्या निकलता है, तो रूट हेयर, जिसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो वीवीपैरिटी, देखो प्लांट में वीवीपैरिटी क्या होता है भाई, तो ये एक अलग टर्म है जो कि एनसीईआरटी ने यूज़ नहीं किया है बेसिकली। तो यहाँ पे समझ लेना कि जो सीड होते हैं ना, जैसे एक प्लांट है, क्लियर है, अब यहाँ पे मान लो इस तरह से सीड लगा हुआ है, ओके। सो इस बेसिकली फ्रूट लगा हुआ है, तो इस फ्रूट्स के जो भी सीड है ना, यहीं पे ग्रो करना शुरू कर देगा, क्लियर है, यानी कि बिना गिरे हुए। देखो नॉर्मली क्या होता है, फ्रूट्स फॉल ऑफ करते हैं, फिर उसके सीड्स सॉइल पे लगते हैं, और वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहीं से इसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा, पेड़ में लगे लगे ही। सो दिस इज कॉल्ड वीवीपैरिटी। और वीवीपैरिटी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं कहाँ, तो वही जो तुम्हारा ये न्यूमेटोफोर्स वाले प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी, क्लियर है। सो मीजोफाइट्स नहीं, ये देखो हेलोफाइट्स हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ना, क्योंकि न्यूमेटोफोर्स कहाँ देखने को मिलता है तुम्हें, न्यूमेटोफोर्स हेलोफाइट्स में। हेलोफाइट्स मतलब क्या, जहाँ सैलिनिटी हो, क्लियर है ना, जहाँ मार्सी लैंड हो, ओके। सो ये तुम्हें हेलोफाइट्स होते हैं, और हेलोफाइट्स में ही तुम्हारा न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलता है, किसके लिए, तो रेस्पिरेशन पर्पस के लिए, क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना कि विविपैरिटी भी यहाँ देखने को मिल जाता है, ओके। सो सैमनोफाइट्स नहीं और हाइड्रोफाइट्स भी नहीं, ये सब मैंने बतला दिया था पीछे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेटोफोर अकर इन, देखो फिर से देखो न्यूमेटोफोर से रिलेटेड देखो तीन तीन क्वेश्चन आया है, और ये देखो 2017 में दो दो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। तो ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें, तो ये मिल जाएगा तुम्हें हेलोफाइट्स में, क्लियर है ना, सेम आंसर यहाँ पे भी, ओके। आगे बढ़ते हैं। कार्निवोरस, फ्री फ्लोटिंग एंड सबमर्ज प्लांट्स में नहीं होते हैं, ओके। इसके बाद देखो स्वीट पोटैटो इज, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है ये, रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, स्टीम है, या राइजोम है। तो मैंने अभी अभी बताया था ये एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट में देखो याद रखना, एक तो तुम्हारा स्वीट पोटैटो आता है, क्लियर है ना, दूसरा तुम्हारा प्रॉप रूट आता है, और तीसरा तुम्हारा स्टिल्ट रूट आता है। स्वीट ये प्रॉप रूट कहाँ आता है, तो ये बैनियन ट्री में आता है। स्टिल्ट रूट कहाँ आता है, तो ये तुम्हारा मेज़ और शुगर केन में आता है, सॉरी शुगर केन कर लोगे यहाँ पे, क्लियर है ना। और यहाँ पे काम है स्टोरेज का,
और यहाँ पे काम है तुम्हारा किसका, तो सपोर्ट का। क्लियर है ना, यहाँ पे सपोर्ट का काम है। तो ये दो चीज़ याद रखोगे। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम, यानी कि बेस, स्टीम के बेस से जो बेसिकली यहाँ पे ग्रो कर रहा हो। तो अभी अभी मैंने पीछे अंडरलाइन भी करवाया था ये पार्ट कि बेस ऑफ अ स्टीम से जो ग्रो करता हो वो तुम्हारा फाइब्रस रूट होता है। क्लियर है ना, जो कि प्राइमरी रूट को बेसिकली क्या करता है, तो उसमें क्या होता है, तो रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लियर है ना, तो प्रॉप रूट, लेटरल रूट या प्राइमरी रूट नहीं, सिंपली आंसर विल बी फाइब्रस रूट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो, हमें बेसिकली रूट के बाद स्टीम पढ़ना है और लीफ, फिर फ्लावर्स पढ़ने हैं। क्लियर है ना, तो अब जो स्टीम तुम्हारा है और साथ ही साथ तुम्हारा लीफ जो है, ये दोनों ही पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में अब कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक करते जाओगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। क्लियर है ना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करते जाओगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दो लिंक मिलेगा। एक तो हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलता है। क्लियर है, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, जो कि नाम हमारे टेलीग्राम चैनल का ये है, जहाँ पे जो भी अपडेट्स होते हैं मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तुम्हें नोट्स, क्वेश्चन के PDF, प्रैक्टिस करने के लिए और भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलेंगे आए दिनों में। क्लियर है ना, जो कि मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ बेसिकली। और साथ साथ हमारा एक डॉट ग्रुप भी है, एक डॉट ग्रुप है टेलीग्राम पे ही। क्लियर है, क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे ही बनाया है। तो टेलीग्राम पे एक डॉट ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर है ना, HAT करके होगा। ओके, HAT डॉट ग्रुप। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे ताकि जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हो ना, उसको, जैसे अगर बुक पढ़ते समय प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर मेरा वीडियो देखते समय प्रॉब्लम हो रहा हो, तो बस उसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है, और अगर बुक पढ़ रहे हो तो फ़ोटो क्लिक करो और उस पिक्चर को तुम जस्ट पोस्ट करो वहाँ पे। क्लियर है, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि हर दिन मैं एटलीस्ट एक बार उस ग्रुप को ज़रूर खोलता हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें उसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है ना, या फिर अगर कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक होगा तो मैं तुम्हें पर्सनली बोल दूंगा कि हाँ तुम इतने बजे कॉल कर लेना, मैं उसका आंसर बतला दूंगा तुम्हें। क्लियर है, तो उस ग्रुप को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो, और चाहते हो कि तुम्हें आगे जाकर कुछ फ़ायदा हो। चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।